नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हमारा दूसरा दिन है जहां हम हिंदी से संबंधित प्रश्नों के बारे में देख रहे हैं कि जो वैकल्पिक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो उनकी प्रकृति क्या होने वाली है। आज भी हमारा जो टॉपिक रहेगा वह वर्ण विचार पर होगा। वर्णमाला से संबंधित प्रश्न होंगे। यहाँ शब्द विचार लिखा है, यहाँ आप वर्ण विचार कर लेंगे। तो वर्ण विचार की श्रृंखला में आगे कैसे और प्रश्न आ सकते हैं उसके बारे में चर्चा कर लें। कोशिश करेंगे कि एक कोई भी टॉपिक है उसकी लगभग 30 से 35 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन से हम प्रकृति को समझ लें और आपको कैसे याद रखना है, कैसे ट्रिक हो सकती हैं कि जो बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं तो उनके बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर लेंगे। हालांकि देखिए, कोई भी एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, हर बार देखना प्रश्न की प्रकृति बदल जाती है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो साल दर साल हमेशा एक सी प्रकृति से पूछे जाते हैं। अब सपोज वर्णमाला है, यदि मैंने वर्णमाला को पूरा पढ़ लिया कि वर्ण क्या होते हैं, वर्ण की परिभाषा क्या है, यह भाषा की कौन सी इकाई कहलाती है, वर्ण के भेद कितने हैं, कितने आधार पर इन्हें हम वर्गीकृत करते हैं, इनके नाम क्या है, इनके उच्चारण स्थल क्या है, घोष क्या होता है, अघोष क्या होता है, अल्पप्राण क्या है, महाप्राण क्या है, लुंठित वर्ण क्या है, ठीक है, प्रकंपित क्या होते हैं, तालव्य क्या है, मूर्धा क्या है, दंत वर्ण कौन से हैं, ओष्ठ वर्ण कौन कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या कहलाते हैं, या ऊष्म संघर्षी व्यंजन क्या है, स्पर्श संघर्षी, संयुक्त व्यंजन हम किन्हें कहें, द्विगुण व्यंजन क्या कहलाते हैं। तो इन सब के बारे में जब आप जानकारी रख लोगे, है ना, नुक्ता आगत ध्वनियाँ कैसी हैं कि हमने अरबी से या फारसी से कौन कौन सी ध्वनियाँ ले ली, अंग्रेजी से हमने अ ले लिया। तो ऐसे जब आप पूरा टॉपिक को पूरे तरीके से अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके प्रश्न कहीं से भी आए फिर उसके लिए आपको फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और ये सीरीज चलाने का एकमात्र उद्देश्य है कि आप प्रश्न की प्रकृति को समझ लें और अपने पढ़ाई की जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसकी अप्रोच को ठीक कर लें ताकि आप अच्छे अंक ला सकें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नासिक है। अब ये नासिक क्या है, पिछली कक्षा में भी हमने चर्चा किया था। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में प्राणवायु मुख से तो निकले, साथ में उसका प्रवाह जो है नाक से भी हो, है ना। तो मुख के साथ साथ नाक से भी प्राणवायु निकल जाए तो उसे हम क्या कह देते हैं, नासिक कहते हैं। और इसके लिए हमने पढ़ा था। और आप टॉपिक में जाके जब देखेंगे तो मैंने चंद्र बिंदु के बारे में बताया था, अर्थात किसी भी वर्ण पर इस तरीके से बिंदु। और इसको पढ़ाते समय जब आप टॉपिक में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा यह स्वर की भांति प्रयोग में लाई जाती है और ह्रस्व होती है, हमेशा छोटा गिना जाता है। लेकिन अनुस्वार जब आप लगाते हो, अनुस्वार जब आप लगाते हो तो यह व्यंजन की तरह व्यवहार करती है। और चूंकि यह व्यंजन की तरह व्यवहार करेगी और किसी भी वर्ण पर लगेगी तो उसे हम संयुक्त रूप में देखते हैं। कैसे संयुक्त रूप में, इसलिए इसे गुरु भी गिना जाता है। छंद में ये बहुत काम आता है ना। कई बार छंद पढ़ते समय आप जब 16 मात्राएं आपको देखनी है, चौपाई में 15 हो रही हैं, कभी ऐसा होता है कि 17 हो रही है, तो आप एडजस्ट कर देते हो। यदि आप इसके नियम को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको ये एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नासिक है, तो मुख और नाक से प्रवाह होने वाली ये ध्वनियां होती है। अब जब आप कचरतव वर्ग पढ़ते हो, क, च, ट और पा, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इनका जो पंचमाक्षर है, इनके उच्चारण में प्राणवायु मुख के साथ साथ नाक से भी प्रभावित होती है। का वर्ण का पंचमाक्षर होता है इंगा, चा का इया, टा का अड़ा, ता का ना और पा का मा। ये जो वर्ण है ये अनुनासिक कहलाते हैं, अर्थात नासिक के व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें पहचान लें, झा नहीं है, छा नहीं है, सा नहीं है, तो क्या बचा हमारे पास में, माँ। इसका उत्तर है। बार बार इसी तरीके से प्रश्न आते हैं। कई बार हमारी गलतियां हो जाती हैं। मैंने कई बार समझाया है कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय में कि हर बिंदी ना और माँ नहीं होती। ये पंचमाक्षर में से कोई भी बिंदी ना अनुस्वार हो सकती है। चलिए, लिखा है चा, छ, ज, झ, इया, तो का वर्ग है और दूसरा क्या है, चा वर्ग है। का वर्ग कंठ से उच्चारित होता है, अर्थात का वर्ग के उच्चारण के लिए आप प्रयोग कंठ का करते हैं। उसी प्रकार से चा वर्ग के उच्चारण के लिए आपको आपकी जीभ को ऊपर वाले हिस्से में, तालू वाले हिस्से में क्या करना पड़ता है, स्पर्श कराना पड़ता है। इसलिए चा, छा, जा, झा
तालव्य होते हैं। और देखिए ये स्पर्श व्यंजन की वे ध्वनियां हैं जिनमें उच्चारण के साथ साथ घर्षण भी होता है, इसलिए इन्हें स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास में, कौन सा, तालव्य सा इसका उत्तर है। च छ झ झ इया। चलिए आगे आ जाए। ट ठ ड ढ ड़ अभी मैंने बताया, तो ये इस किस प्रकार की ध्वनियां है, मूर्धन्य है। मूर्धा क्या होता है, आपके दंत मूल जहां है उसे उठा हुआ हिस्सा, जैसे हम क्या कहते हैं, मूर्धा। पिछली कक्षा में ही मैंने बताया था, मूर्धा मूर्धन्य शब्द से बना हुआ है ना, तो जिसका अर्थ होता है विशिष्ट, विशेष या उठा हुआ भाग, तो उसे हम क्या कह देते हैं, इस वाले हिस्से को, दांत के पिछले वाले हिस्से को मूर्धा कहते हैं। और जब इनका आप उच्चारण करोगे तो जीभ इसको स्पर्श करेगी और फिर बैठेगी, है ना। किसी व्यक्ति का आना होता है, क्लास में आ गए या घर पे, हम लोग खड़े हो जाते हैं क्योंकि विशेष व्यक्ति है, तो बोलता है बैठ जाओ बैठ जाओ, तो ऐसे ही होता है, ट ठ ड ढ, ऐसे याद रख सकते हो आप। तो कैसी ध्वनियां होती है, मूर्धन्य। कंठ में कौन सा आता है, का वर्ग पूरा आता है। ठीक है, साथ में स्वर भी आते हैं। कौन कौन से स्वर आते हैं, आ आता है, बड़ा आ आता है, हा आता है, कंठ ध्वनियां होती हैं। मूर्धन्य में हमारा टा ठा डा ढा ड़ा होता है। तालब के लिए चा वर्ग है और दंत के लिए ता था दा धा ना ता वर्ग दंत वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे। चलिए फिर लिखा है चा छा जा झा ध्वनियां क्या कहलाती हैं। अब देखिए, अभी हमने बोला तालव्य पढ़ के आए थे, लेकिन यहाँ ऑप्शन में तो है नहीं है स्पर्श व्यंजन। हाँ साहब, स्पर्श व्यंजन तो है। ठीक है, स्पर्श संघर्षी है। अब देखिए स्पर्श संघर्षी लिखा है, संघर्षी व्यंजन है केवल संज्ञा, ये सभी उन्होंने कहा। तो अब देखिए यहां समझिएगा, इनमें घर्षण होता है संघर्षी व्यंजन भी है, स्पर्श संघर्षी है, स्पर्श संघर्षी भी है और स्पर्श व्यंजन है। अर्थात ये पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है, लास्ट ऑप्शन क्या लिखा है, ये सभी। तो क्या ये स्पर्श व्यंजन है, हाँ, ये 25 स्पर्श व्यंजन में से एक है। स्पर्श संघर्षी, हाँ, ये स्पर्श व्यंजन तो है, इनके उच्चारण में घर्षण होता है, इसलिए संघर्षी भी कहा जाता है और संघर्षी व्यंजन है। इसका मतलब तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। तो हम चौथे में जाएंगे, ये सभी के सभी। आगे बढ़े। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। कल भी मैंने बताया था कि आप सबसे पहले कचटतव वर्ग लिखें, क च त त प, कचटतव वर्ग। अब ये पहला वर्ण है, दूसरा क्या आएगा, ख, फिर ग, फिर घ, फिर अंग। क ख ग घ, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। तो मैंने आपको बताया था अल्प प्राण क्या होते हैं और एक महाप्राण होता है। एक क्या है, अल्प प्राण और एक क्या है, महा। ठीक है, कैसी ध्वनियां, ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में कम प्राणवायु लगती है, कम वायु। और महाप्राण वो होते हैं जिनके उच्चारण में क्या लगती है बेटा, अधिक प्राणवायु लगती है, तो अधिक प्राणवायु। अब प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण अर्थात कम प्राणवायु। तो का के उच्चारण में, गा के उच्चारण में और इंगा के उच्चारण में प्राणवायु कैसी लगेगी, कम लगेगी। और खा के उच्चारण में और घा के उच्चारण में प्राणवायु क्या लगेगी, अधिक। तो 2 और 4 क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है। और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण होते हैं। अब देखो, का पहला वर्ण है, क ख ग, गा तीसरा वर्ण है, ये पहला है, ये तीसरा है, ऐसे गिन लो आप। ट ठ ड ढ, तो टा पहला है, ट ठा दूसरा है। अब इसमें बोला अल्प प्राण के लिए ये महाप्राण आ गया, यहाँ पे दोनों अल्प प्राण है, ये भी ऑप्शन चले। पा के बाद में प फ ब, तो यह तीसरा है। भा कितना है, चौथा है, तो इसमें नहीं होगा। फिर ता थ दूसरा है, त थ द ध च छ ये भी दूसरा है। अब इस स्थिति में ये भी ऑप्शन में नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो 1 और 3 क्या हो गए, का और गा वाला ऑप्शन जो है वो, जिसमें सभी के सभी कैसे हैं, अल्प प्राण है। चलिए निम्नलिखित में अल्प प्राण कौन सा है, फिर वही कहानी, अल्प प्राण 1, 3 और 5, महाप्राण 2 और 4। अब देखते हैं, चा पहला वर्ण है, छा दूसरा है, च छ ज झ, झा कौन सा है,
चौथा है च, छ, ज, झ और इया। अब ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। तो ये देखो ये चौथा है, इसमें ये क्या हो गया, महाप्राण हो गया। ठीक है, फिर टा आ जाते हैं, ट, ठ, ड, ढ और ड़। अब ये पहला है, दूसरा है, तीसरा। अब यहाँ पर देखें टा पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो टा किस में आ गया, पहले में आ गया, और ढा किस में आ गया, चौथे में। तो 1 और 4, तो इसमें भी एक क्या है, महाप्राण है। फिर आ जाते हैं पा फा बा भा बा, प फ ब भ और मा, प फ ब भ मा। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। अब यहाँ देखेंगे पा लिखा है, ये पहला है, पहला हो गया। भा कौन सा है, चौथा है ये। तो इसमें भी क्या है, महाप्राण आ गया। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाते ता था दा धा। तो ता थ द ध न, ता था दा धा न। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। यहाँ क्या लिखा है, ता, तो क्या है, 1 है। फिर क्या लिखा है, दा, दा कौन सा है, तीसरा। तो 1 और 3 क्या होते हैं, 1 और 3 5 क्या होते हैं, अल्पप्राण। 2 और 4 क्या होते हैं, महाप्राण। तो ऑप्शन नंबर दा क्या है, सही उत्तर है कि दोनों के दोनों ही कैसे हैं, अल्पप्राण। चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि कौन सी है। तालव्य मतलब तालु का स्पर्श करें तो च, छ, ज, झ, इया, ये क्या है, तालु है, क्योंकि इनके उच्चारण के लिए तालु की आवश्यकता है। पाफावा के लिए क्या होता है, ओष्ठ की जरूरत पड़ती है। काखा घा के लिए कंठ की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ताथा दा के लिए दंत की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर सा क्या है, उत्तर हो जाएगा। बड़ा आसान है, बिल्कुल आसान तरीके से, लेकिन आपको वर्णमाला आनी चाहिए। अब वर्ण का ही नॉलेज नहीं होगा तो आप कैसे, व्यंजन की कुल कितनी संख्या। अब देखिए ये क्या पूछा है, व्यंजन की कुल कितनी संख्या है। पहली चीज 11 तो होती नहीं, 11 क्या होते हैं, स्वर होते हैं। ठीक है, लेकिन पारंपरिक रूप में अगर देखा जाए या लेखन की दृष्टि से इनकी संख्या 13 होती है। अम और आह को जोड़ देते हैं। 45 नहीं होती है, 50 नहीं होती है, क्योंकि हमारे 13 तो ये निकल गए। अब आते हैं 33। 33 कौन से, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 हमारे अंतःस्थ व्यंजन, 4 हमारे ऊष्म व्यंजन, तो कितने हो गए, 33। और यदि आप इससे ज्यादा का प्रयास करेंगे, यदि आप संयुक्त व्यंजन को जोड़ेंगे, फिर 2 द्विगुण को भी जोड़ना पड़ेगा। क्यों ये संयुक्त व्यंजन को नहीं जोड़ा जाता, तो पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि यदि किसी 2 व्यंजन के बीच में कोई स्वर ना हो और अंत वाले व्यंजन में क्या हो, 7 स्वर हो, 7 स्वर हो, अर्थात कितने अक्षर, 1.5 अक्षर अगर आपके पास में है, तो इस स्थिति में हम क्या कहते हैं, संयुक्त अक्षर। तो हम इसलिए 4 नहीं गिनते, क्योंकि फिर आप प्रा को भी जोड़ो, क्रा भी है, ऐसे बहुत सारे संयुक्त व्यंजन हम बनाते हैं। इसलिए इनकी मूल संख्या कितनी होती है, 33। तो आपको कितनी लगानी है, 33 इसका आंसर होगा। तो व्यंजन की मूल संख्या की अगर हम बात करें तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 33। निम्नलिखित में घोष वर्ण क्या है। अब घोष और अघोष किसे कहते हैं, देखिए घोषत्व के आधार पर, यदि मैं घोषत्व की बात करूं, घोषत्व का आधार है कंपन से। क्या होता है कि जब आप वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो आपकी स्वर तंत्रिकाएं हैं, कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, जिह्वा, मुंह, तो ये सब जगह पर क्या होता है, सभी के सभी स्वर तंत्रिकाओं पर क्या होता है, कंपन होता है। तो कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, सघोष कहते हैं, या हम उसे घोष भी कहते हैं। और जब स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, अघोष कहते हैं। नाद, गूंज, है ना, घोषत्व का आधार इसी के आधार पर बताया गया है। अब क्या करना है, जो आपका कचटता वर्ग है उसका पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वह अघोष होता है। भूल जाए तो याद रखिएगा, वर्णमाला में आ पहले आता है तो अघोष पहले लिख दिया। फिर आ जाते हैं तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वह कैसा होता है, सघोष होता है। बस आपको यही करना है। फिर देखना है, था लिखा है तो ता, था, त, थ, द और ध और न, ये पांचवा है। सॉरी, आपने ऐसे लिखना है, इसको आपने लिख लिया पांचवा, 1 2 3 4। अब मैं था कहाँ आता है, तो था आता है किस वर्ग में, ता वर्ग का है। ता, थ,
ता था। अब क्या आ गया दूसरा नंबर, इसका मतलब ये क्या है, घोष है कि सघोष है कि अघोष है। तो क्या पूछा है, घोष, घोष या सघोष। तो दूसरा नंबर क्या है, आपने बोला पहला और दूसरा क्या है, अघोष है। क्या है, अघोष है। तीसरा, चौथा और पांचवा क्या है, सघोष है। प्रश्न क्या लिखा है आपका कि घोष वर्ण कौन सा है, तो सघोष पूछा है, तो दूसरा क्या है, अघोष। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब आ जाते हैं जा। जा किस में आता है, च छ ज झ इया, च छ जा। जा कहाँ आता है, तीसरे वर्ण में आता है, और यह क्या है, सघोष है। इसे क्या पूछा, घोष। अभी थोड़ी देर के लिए रखते हैं, उत्तर यही होगा। अब ये क्या है, नहीं, चा, चा कहाँ आता है, पहले वर्ण में आता है। ता कहाँ आता है, पहले वर्ण में। तो ये दोनों के दोनों कैसे, ये भी क्या है, अघोष है, ये भी अघोष है और ये भी अघोष है। तो बचा हमारे पास में क्या, ऑप्शन नंबर ब, मतलब जा इसका आंसर हुआ। आगे आ जाए, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। फिर पुनः मैं बता देता हूं, का, चा, ता, ता, पा। फिर लिखें क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, जा, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। ये हमने लिख लिया। अब आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया कि पहला और दूसरा क्या है, अघोष है। कैसा है, अघोष। तीसरा, चौथा और पांचवा कैसे हैं, सघोष है। यदि आपको याद है और आप गिनती गिन सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आपके लिए एक ही विकल्प बनता है, कैसे, मैंने पिछली बार में वैसा कराया। अब यहाँ देखो हमारे पास में ता और था लिखा है, फिर गा, घा, चा, छा, का, गा। अब यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे, सबसे पहले ता और था को ढूंढते हैं। तो ता किस में आएगा, पहला वर्ण है, और था दूसरा, दोनों के दोनों क्या है, अघोष है। दूसरा है हमारे पास गा और घा, तो गा कहाँ है, घा कहाँ है, क्या है, सघोष, और ये पूछा घोष। तो उत्तर यही होना चाहिए। लेकिन आगे के विकल्प भी देखें, चा और छा, तो पहला और दूसरा चा, छा, इसका मतलब यह भी उत्तर नहीं है। फिर का और गा है, तो का ये है, गा ये है, तो गा तो सघोष है लेकिन का क्या है, अघोष है, इसलिए यह भी उत्तर नहीं होगा। तो हमारे पास में क्या बच जाता है, ता और था, एकमात्र ऑप्शन बच जाता है कि घोष वर्ण क्या कहलाएगा, पहला वाला ऑप्शन। फिर आ जाते हैं, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं। देखिए स्वरों की अगर मैं बात करूं, जब आप स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, वर्गीकरण आप करेंगे, जब स्वरों के वर्गीकरण में आप देखेंगे तो स्वरों को भिन्न भिन्न आधार पर बांटा गया है। अब आते हैं मात्रा काल के आधार पर। किसके आधार पर, मात्रा काल के आधार पर। ठीक, एक होगा आपका घोषत्व के आधार पर, एक आएगा प्राणत्व के आधार पर, ठीक है, एक आएगा आपका जीभ के आधार पर, एक आएगा आपका मुख विवर के अनुसार। किसके अनुसार, मुख विवर के अनुसार। एक है आपका उत्पत्ति के आधार पर, ठीक, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक, और ओठ की स्थिति के आधार पर। ऐसे अलग अलग आप वर्गीकृत करोगे। तो जब आप उत्पत्ति के आधार पर वर्णों को आप पढ़ेंगे, स्वरों को, तो एक होता है मूल स्वर। क्या होता है, मूल स्वर। एक होते हैं हमारे पास में संधि स्वर, और एक होते हैं हमारे पास में संयुक्त स्वर। इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मूल स्वर वे स्वर होते हैं, मूल का मतलब क्या होता है, जड़, जिससे अन्य स्वरों का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है, अन्य स्वरों का निर्माण होता है। तो इसमें आप सबसे पहले आएंगे तो आपको मिलेगा छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। और चूंकि ऋषि महाराज को हमने संस्कृत से आगत देखा है, तो ऋषि महाराज क्या है, हमारे चौथे मूल स्वर के रूप में हिंदी में ग्रहण किए गए हैं। तो ये हमारे पास में आ गया क्या, सा नंबर कि कितने होते हैं, 4 मूल स्वर होते हैं। तो इतने आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। प्रश्न कुछ भी बन सकते हैं, आपको पूछना है, ठीक है, देखना है तो आप जाके क्लास में जाके देख लीजिए कि आपकी पूरी वीडियो पढ़े हुए हैं, आप उनसे भी सीख सकते हैं। तो हर एक वर्गीकरण को मैंने कराया है, वो आप देख सकते हैं। चलिए आगे आ जाए। फिर लिखा है, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं।
अब महाप्राण के लिए तो हमने पढ़ा कि 2 और वर्ग कचत्तव वर्ग का 2 और 4 होता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ ऊष्म व्यंजन भी दिए हुए हैं, अंतःस्थ भी दिए हुए हैं, तो इसके लिए हमें अंतःस्थ और ऊष्म व्यंजन को भी समझना पड़ेगा। तो पिछली कक्षा में मैंने बताया था, एक साइड आप लिख लो अघोष, क्योंकि आ पहले आता है, फिर लिख लो आप सघोष, फिर क्या लिख लो आप सघोष लिख लो, फिर लिख लो आप अल्प प्राण, एक लिख लो आप महाप्राण, एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण लिख लें आप। तो अघोष और सघोष, एक क्या है अल्प प्राण और दूसरा क्या है महाप्राण। अब आपको क्या करना है, आप इस साइड लिखिए, पहले अंतःस्थ व्यंजन आते हैं, तो मैंने लिखा या, रा, ला और वा। दूसरा क्या आता है चा, चा, सा और हा को आपको यहां लिखना है, क्योंकि आप भूल जाओगे इसलिए। तो और एरो कैसे बनाना है, इस तरीके से और इस तरीके से, और ये इधर और ये इधर, ये ऐसे और ये ऐसे। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमने पहले यारा लावा लिखा अंतःस्थ, फिर ऊष्म व्यंजन। यारा लावा अल्पप्राण और सघोष होते हैं, चा, सा और सा महाप्राण अघोष होते हैं, हा सघोष महाप्राण होता है। एक बार आप देखोगे इमेज बन जाएगी, या तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि अल्प प्राण ये कम प्राणवायु में उच्चारित होने वाले हैं या अधिक प्राणवायु में उच्चारित होते हैं। ये इनके उच्चारण में स्वतंत्रिकाओं में कंपन होता है और इनके उच्चारण में स्वतंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता। हा के उच्चारण में अधिक प्राणवायु लगती है और कंपन भी होता है, ऐसे आपको याद रखना है। अब क्या लिखा है क च, तो ये भी पहला है, ये भी पहला है, महाप्राण पूछा, ये तो है ही नहीं, ठीक है। फिर त पहला वर्ण है, त थ द तीसरा वर्ण है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये दोनों अल्प प्राण हो गए, तो ये भी ऑप्शन में नहीं है, ये भी ऑप्शन में नहीं है। अब बचते हैं हमारे पास या रा लावा, तो या रा कैसे है अल्प प्राण है सघोष है, तो बचता है हमारे पास में शा और शा, तो यह क्या है अघोष है और महाप्राण होते हैं, अर्थात इनके उच्चारण में प्राणवायु अधिक लगती है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया, बड़ा आसान है, सारे वर्णों को इसी तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। फिर लिखा है छा और झा किस प्रकार के व्यंजन है। अब देखिए यहां पे लिखा है स्पर्श संघर्षी, मैंने आपको बताया च, छ, ज, झ और इया, ये स्पर्श व्यंजन के 25 स्पर्श व्यंजन में से है, जिनका उच्चारण कहां से होता है, तालु से होता है। अब इन्हें स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं, ऐसा व्यंजन जो जिसके उच्चारण में प्राणवायु पीछे से बाहर किया जाती है, जैसे ला, ला का जब उच्चारण करेंगे तो सामने के दांतों में जीभ आके ऐसे फंस जाएगी, जी दांत है सामने के, ये जीभ है, ये सीधे जाएगी और ये इस तरीके से फंस जाएगी, और प्राणवायु जब यहां प्रेशर पड़ेगा तो पीछे से बाहर निकल के आती है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, पार्श्विक वर्ण कहते हैं, ठीक है। संघर्षी क्या होता है, जिनमें घर्षण उत्पन्न होता है, ठीक है। और लुंठित वर्ण क्या होता है, लुंठित मतलब जब छिटक के या लुढ़क के जीभ नीचे आती है, जैसे रा आप बोलते हो तो जीभ मूर्धा को टच करेगी, हल्की बेलनाकार होगी और फिर लुढ़कते हुए नीचे आएगी, तो इसलिए उसे क्या कहते हैं, हम लुंठित वर्ण कहते हैं। संघर्षी जिनमें घर्षण उत्पन्न हो, चा छा जा झा या में भी घर्षण उत्पन्न होता है, शा 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 और हा में भी घर्षण उत्पन्न होता है, दोनों की दोनों संघर्षी हैं, लेकिन चा छा जा झा स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं और शा शा सा और हा ऊष्म संघर्षी कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आ, याद रहेगा। चल आगे बढ़ते हैं, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। देखिए जब आप वर्णमाला पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले आ मिलेगा, ठीक है, और अंत में क्या मिल जाएगा, आपको हा मिलेगा, यही होती है दुनिया। तो आपको उसके अनुसार देखना है कि जैसे आप किसी डिक्शनरी में देखते हो तो ए वाले पहले नाम आ जाते हैं, फिर बी वाले आते हैं, फिर सी वाले, ऐसे करके, और ए में भी कौन होगा, ए। इस तरीके से यह प्रश्न है कि बोल रहा है कि यदि शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, तो हमको देखना है, देखो का पहले सब में का है, लेकिन यहां पर देखो क्या लिखिए चंद्र बिंदु, और स्वाभाविक बात है स्वर के बाद क्या आते हैं, अयोग, वाह, और अनुस्वार से ही विकसित स्वर का रूप जो है वह क्या है, चंद्र बिंदी है। तो इसलिए आंख बंद करके आंसर क्या लगा दो आप, कांच, बड़ा आसान है। चलिए आगे आ जाए, हिंदी वर्णमाला में आयोग वाह ध्वनियों की संख्या क्या है। पिछली कक्षा में मैंने बताया था अनुस्वार और विसर्ग अर्थात अम और आह दो क्या है, आयोग वाह है, जो ना तो स्वर के और ना ही व्यंजन में वहन करने के योग्य है। चलिए
अगला प्रश्न, ओ का उच्चारण क्या होता है? देखिए ओ का निर्माण किससे हुआ है? ओ का निर्माण आपने किया है आ और उ को मिलाकर। आ का उच्चारण स्थल कहां होता है? आ का होता है कंठ से, ठीक है, और उ का उच्चारण कहां होता है? ओष्ठ से, ठीक है। तो कंठ धन ओष्ठ क्या बन जाएगा? कंठोष्ठ, ठीक है। तो आपने कहां से उच्चारण? दा हमारा उत्तर हो गया। इसी तरीके से आपको प्रश्न देखने हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सभी शिक्षक बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि आपके अच्छे अंक आ सकें। यदि आप दूर दराज कहीं पर बैठे हुए हैं और आपके पास समय कम है कि हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने में समय बिताएंगे, ये तैयारी उतनी बेहतर नहीं है। ये तैयारी तो हो चुकी है, लेकिन प्रश्न कैसे आएंगे, किस तरीके से मुझसे प्रश्न अपना आंकलन कैसे हम कर पाएँ, उसके लिए ये सीरीज लाई गई है। तो इस सीरीज को आप देखते रहें और जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचा दें, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उसका यह लाभ उठा सकें। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें। जो भी समस्या है उसे कमेंट्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।